नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे कठिन अवसर पर यह संतुलित बजट इस सदन में पेश किया है, उसके लिए मैं यह बार बार बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूँ कि यदि हमें अपने देश का भविष्य अच्छा बनाना है तो देश की गरीब जनता को भी अपने ऊपर करों का कुछ भार तो उठाना ही चाहिए। यदि हमें देश का विकास करना है तो देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए सारे देश की जनता को कर का बोझ सहन करना ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे समय पर यह बजट इस सदन में पेश किया है जब हमारा देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हमारा देश पिछड़ा हुआ देश है। हमारे देश की करोड़ों गरीब जनता आज अनेक समस्याओं से जूझ रही है। इस बजट को प्रस्तुत करने के बाद हमारे सामने बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मेरे और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों के मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या यह बजट हमें इन समस्याओं और संकट से निकाल सकेगा। हमारा देश जिस आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि देश की गरीब जनता के कंधों पर हम करों का बोझ ज़्यादा ना बढ़ाएं। उन्होंने अपने देश की वित्तीय स्थिति और देश की जनता के हालात को देखते हुए एक बहुत ही ठीक बजट पेश करने की कोशिश की है। आज प्रश्न यह नहीं है कि हम अपने देश के सामने घाटे का बजट पेश करते हैं या मुनाफे का बजट पेश करते हैं या ठीक बजट पेश करते हैं। प्रश्न यह है कि हमारे देश के सामने जो अनेक समस्याएं हैं उनका समाधान इस बजट से हो पाएगा अथवा नहीं। इस बजट में नए कर ज़्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस प्रकार से लगाए गए हैं कि सभी वर्ग के लोगों पर उनका बोझ पड़ता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ ऐसी वस्तुओं पर कर लगाए गए हैं जिससे हमारी गरीब जनता के ऊपर भी कुछ भार पड़ता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हो सकता। मान्यवर, प्रश्न यह है कि क्या यह देश इस प्रकार के बजट से उन समस्याओं व संकटों से निकल सकता है जिसका सामना वह कर रहा है। हमारे देश में अनेक संकट आए, लेकिन इस सब के बावजूद हम निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। हमसे पहले स्वतंत्र हुए देश भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांव के विकास के लिए तरह तरह की विकास योजनाओं की घोषणा की है। हमारे गांव अभी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन योजनाओं से विकास की प्रक्रिया तेज होगी। सभापति महोदय, अभी खाद्य स्थिति के ऊपर जो बहस चल रही है उसी से संबंधित दो बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। अभी हाल में ही मैं अपने ज़िले में गया था। यद्यपि चारों ओर इस बात की बहुत चर्चा है कि इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन हमारे ज़िले में वर्षा बहुत देर से होने के कारण वहाँ पर फसल बहुत कम हुई है।
इसलिए अगला जो वर्ष आ रहा है उसमें वहाँ पर खाने पीने की बहुत परेशानी होगी। मंत्री जी इसके लिए तैयार रहें और वहाँ पर जिस सहायता की आवश्यकता हो, जिस अन्न की आवश्यकता हो, मंत्री जी उसके उपाय करें। एक दूसरी बात की ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी गेहूं की बुआई का समय है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमने बीज का प्रबंध कर दिया है। जहाँ तक मैं अपने ज़िले के लोगों से बात कर पाया, सभी ने यह बताया कि उनको यह परेशानी है कि उनको गेहूं का बीज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसलिए इन बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां तक खाद्य स्थिति का प्रश्न है, आज भी इस संबंध में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खाने पीने का सवाल ही किसी देश या व्यक्ति के लिए पहली चिंता का विषय होता है। अभी तक हमारा देश इस पहली चिंता के विषय से ऊपर नहीं उठ पाया है और इसीलिए बार बार इस खाद्य स्थिति के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बहस करनी पड़ती है। यह बात आज से 2 वर्ष पूर्व कही गई थी कि अब हम लोगों ने अच्छी खेती का प्रबंध कर लिया है और उसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश में इतनी उपज होनी शुरू हो गई है कि जिसने अब हमारे देश को किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की पैदावार से ही अपने देश का काम चल सकता है। इस तरह का आश्वासन हम लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि हरित क्रांति हो रही है, यानी खेती में ऐसी क्रांति आई है जिसका परिणाम यह होने वाला है कि अन्न के मामले में हम लोग स्वावलंबी हो जाएंगे। लेकिन 2 वर्ष बाद फिर वही रवैया देखने में आया। पिछला वर्ष जो बीत गया है उसमें कहा गया था कि अन्न की कमी है। पहले जो कहा गया था कि अन्न का आयात समाप्त कर दिया जाएगा, उसको भुलाकर फिर अन्न के आयात की ओर ध्यान दिया गया और फिर हमारे यहाँ अन्न का आयात होना शुरू हो गया है। इस वर्ष फिर कहा जा रहा है कि हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन उपज होने के बाद भी देश में खाद्य की स्थिति सुधर नहीं पाई है। इसका क्या कारण है? इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। अंत में मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मिट्टी के तेल, खाद्य और पंपिंग सेट पर जो कर लगाए गए हैं उन पर फिर से विचार करें। इन वस्तुओं पर आपको अधिक सुविधाएं देनी चाहिए। इन छोटे मोटे करों से हमें बहुत अधिक रकम भी नहीं मिल रही है। इनके लगाने से हमारी उन्नति में कोई बाधा नहीं आएगी, इसलिए इनको वापस ले लेना चाहिए। जहां आपने उनका इतना ख्याल रखा है वहां थोड़ा सा और ख्याल करें तो अच्छा होगा। सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के लिए हम जिस मात्रा में पूंजी का निवेश कर रहे हैं उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। लोग सामान खरीदने की शक्ति तो रखते हैं, लेकिन उसके अनुसार बाजार में सामान नहीं आ रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इतना कहना ही काफ़ी नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता है। देखने में आता है कि सरकार की नीतियां कीमतों को बढ़ाने में तो सहायक होती हैं, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि इस सदन में
इस बात का गंभीरता से विचार किया जाए। माल को इधर से उधर ले जाने में जो किराया देना पड़ता है, उसके कारण कीमतों में वृद्धि होती है। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह तो अवश्य कहा है कि कीमतों में वृद्धि होने से उन्हें चिंता हो रही है, किंतु इसे रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं, इस संबंध में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख नहीं किया है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि थोक मूल्यों में लगभग 8% की वृद्धि हुई है। इसमें इससे अधिक वृद्धि हुई है। स्टॉप।